10 बजे के करीब उसने कसलमंदी से करवट बदली। बंद आंखों के पीछे रात का मंजर घूमा। पट से शरबती आंखें खोलकर उसने खाली खाली नजरों से सामने दीवार की तरफ देखा। बिला इरादा ही हाथ खुद ब खुद कमर के उस हिस्से पर आन ठहरा जहां चांद ने छुआ था। अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस मजबूत हाथ का लम्स यहीं मौजूद हो। व्हाट? होश की दुनिया में लौटते ही झटका खाकर उठने के बाद कंफर्टर एक तरफ सिरकाकर खुद को आईने में देखा। गुलाबी रंग की खुली शर्ट और ट्राउजर जो उसका स्लीपिंग सूट भी था। मैंने ऐसे कैसे उसकी कही बात मान ली? ना चाह कर भी उसने खुद से सवाल किया। 2 टके के मैनेजर की हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की और मुझ पर जादू करने की? गुस्से से नाक फुलाकर उसने एक हाथ की हथेली पर दूसरे हाथ से मुक्का मारा। आज मैं इस मैनेजर को नहीं छोड़ूंगी। बदतमीज काला जादू मास्टर। अब मुझे पता चल गया है मैं हमेशा उसकी आंखों में क्यों नहीं देख पाती। ये इंसान असल में जादू ही आंखों से करता है। इसीलिए मैं ब्लैक ग्लासेस लगाकर इसके सामने जाऊंगी, फिर देखती हूँ इसका काला जादू मुझ पे कैसे चलता है। मजबूत इरादे बांधकर उसने अपने लिए एक सूट निकाला और फ्रेश होने के लिए आगे बढ़ गई। ओए रुक! रूप की आवाज पर मुस्तफा के आगे बढ़ते कदम रुके। लबों पर एक मुस्कुराहट मचल उठी जिसे वो बहुत आसानी से छुपा गया। पीछे मुड़कर गहरी नजरों से रूप को देखा। ब्लू पैंट पर लॉन्ग लाइट ब्लू कुर्ती, लंबे बालों का उल्टा सीधा जूड़ा बनाए, किसी भी मेकअप से पाक चेहरा, हाथ में की चैन घुमाते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता उसी की तरफ बढ़ रही थी। उसके हर हर कदम पर मुस्तफा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खुद उसके करीब आ रही थी। ये एहसास ही बहुत सुहाना था। तो मिस्टर लंबू, अब तुम यहाँ रहोगे? रूप ने उसके इर्द गिर्द घूमकर हर तरफ से उसको नापा और आखिर में उसके लिए लंबू नाम सेलेक्ट किया। जी, मैं अब यही रहूंगा। उसकी एक एक हरकत को बड़े गौर से मुलाहजा फरमाते हुए पैंट की जेबों में हाथ डाले और खुद को उसके हर सवाल और जवाब के लिए तैयार किया। यू नो व्हाट, ये घर किसका है? आई थिंक आपके दादाजी का, और अब शायद आपके डैड का। रूप को उस जवाब की तवक्को नहीं थी, तभी दांत पीसकर माथे पर कई बल चढ़ाए। जी नहीं, ये घर बहादुरों का है। चेहरे पर आए लट को उंगली पर लपेटकर कानों के पीछे अड़सकर उसने फख्र से सर बुलंद किया। ओ अच्छा। होंठों को गोल करके मुस्तफा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। तुमने कभी लड़ाई की है, या फिर मैं ये पूछूं कभी मक्खी भी मारी है? वैसे मुझे तो ये भी नहीं लगता तुमने कभी अपने हक के लिए आवाज भी उठाई होगी। उसने खुद से मुस्तफा के बारे में राय कायम की और उसके मुंह पर भी बोल दिया। देखे, मुझे मेरे बड़ों से ये सीख मिली है कि लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर, बहुत दूर रहना चाहिए। और रही बात मक्खी की, तो मुझे मेरे बड़ों ने यह भी सीख दी है कि मासूम जानवरों को बिला वजह मारना नहीं चाहिए। तो मैं किसी मासूम मक्खी को क्यों मारूंगा? और अगर कभी कोई तुम्हें मारे या फिर कोई ऐसा मौका आ जाए तुम्हें किसी की अर्जेंट मदद करनी पड़ जाए, तब भी क्या तुम पर यही असूल लागू होंगे? जी हाँ, अगर मुझे किसी की मदद करनी पड़े तो मैं फौरन पुलिस को फोन करूंगा और वहां से भाग जाऊंगा। भला मैं क्यों पराये फड्डे में टांग अड़ाऊं? संजीदगी से बोलकर उसने रूप के एक्सप्रेशंस को गौर से देखा। इतने सेल्फिश जवाब पर उसका जो रिएक्शन आना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही आ भी रहा है। शहादत की उंगली में घूमती की चैन रुक चुकी थी। गुस्से की शिद्दत से बिल्कुल चेहरा लाल भभूका हो गया था। और अगर मुझे कभी किसी ने मारा तो मैं गांधी जी का रोल अपनाऊंगा। अब की बार मुस्तफा ने मासूमियत की इंतहा कर दी। गंदी? अब ये गंदी कौन है? और जब वो गंदी है तो तुम इसके कौन से और कैसे रोल फॉलो कर सकते हो? इससे पहले कि वो गुस्से में कुछ बोलती, अपनी समझ से बाहर बात सुनकर उसे हैरत का झटका लगा। नहीं, गंदी नहीं, गांधी। मुस्तफा ने लफ्जों की तस्दीक की। हाँ, वही। वो कौन था या थी? तुम्हारी क्या लगती थी? और अब उसकी क्या लॉजिक थी? बुरा सा मुंह बनाकर उसने सारे सवाल एक साथ ही पूछ डाले। जी, वो महात्मा गांधी जी थे। अब ये महात्मा कौन थे? वो झुंझला उठी। देखो लंबू, मेरी समझ से ऊपर की बात नहीं करना। तुम जो पूछा है उसका सीधा सीधा जवाब दो। उंगली उठाकर उसने सख्त नजरों से वार्न किया। वाह मेरी जान, तुम्हारी जनरल नॉलेज के मैं सदके। पॉइंट की बात है कि उनका कहना है कि अगर कोई आपको एक गाल पर मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दो। जितनी रसानत से मुस्तफा ने जवाब दिया था
उससे कहीं ज्यादा हैरत का झटका रूप को वो जवाब सुनकर लगा। और तुम ये सब रूल्स फॉलो करते हो? मारे सदमे के उसकी आवाज कब कपा गई। मैं एक बात पूछूं तुमसे साधु बाबा? जी जरूर, मगर मेरा नाम साधु बाबा नहीं मुस्तफा है। तुम आज तक अफ्रीका के जंगलों के किस कोने में बस रहे थे? रूप के लहजे में उसके लिए हमदर्दी ही हमदर्दी थी। मुस्तफा को उसकी हालत देखकर हंसी तो बहुत आई, मगर वो भी कमाल महारत से अपने तमाम तर एहसासात छुपाकर मासूमियत और अनजानेपन का लिबादा ओढ़े खड़ा था। नहीं, मैं अफ्रीका में नहीं बल्कि थाईलैंड में था। ओह अच्छा, मतलब थाईलैंड के जंगलों में थे आप? अंदाज खासन पुरसोच था। समझ गई, अब मैं सब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। तुम्हें सही उस्ताद नहीं मिला जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके, जिंदगी जीने के सही कवायदो जवाबत सिखा सके। लोगों ने तुम्हें फजूल रूल बना कर दिए और तुम आंखें बंद करके लकीर के फकीरों की तरह चल दिए उन्हें फॉलो करने। आखिरी बात पर रूप ने दांत पीसे। हाँ, अब क्या करें, कोई मिला ही नहीं आप जैसा सिखाने वाला। ठंडी सांस भर मुस्तफा ने मुंह पर बेचारगी के तासरात सजाए। अफसोस, सद अफसोस, मगर तुम फिक्र ना करो, अब तुम यहाँ आ गए हो। एक हमदर्द होने के नाते मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपनी शागिर्दी में लेने का ऐलान करती हूँ और तुम्हारी ट्रेनिंग मैं सुबह से शुरू करूंगी। यस मैडम। मुस्तफा ने मुस्कुराते हुए हल्का सा सर झुकाकर बाअदब अंदाज में दिल पर हाथ रखा। अस्सलाम वालेकुम डैड। अनवर ने फ्लैट में आकर शौकत को सलाम किया। क्या हुआ, काम बना कि नहीं? शौकत ने बिना सलाम का जवाब दिए अपने मतलब की बात पूछी। फिक्र ना करें डैड, सिद्दीक को हमारे साथ किसी भी तरह ये डील करनी ही होगी। सोफे पर टांग जमाकर वो शौकत के ऐन सामने बैठा। पहले तो वो सिद्दीक नीलम की बात किसी तौर नहीं टालेगा, और अगर टाल भी दी तो उस घर में हमारा दूसरा प्यादा भी मौजूद है। खैर डैड, ये नीलम कुछ ज्यादा ही बेसब्री दिखा रही है। अब क्या बोल रही है वो बददिमाग पागल औरत? शौकत ने नहूसत से सर झटका। उसे बहुत जल्दी है अपना बदला लेने की। अभी पाकिस्तान आए पूरी तरह 24 घंटे नहीं हुए। बिना छानबीन किए, बिना मुखालिफ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकाले, अपने बनाए गए प्लान पर अमल करने का बोल रही है। सारे इंफॉर्मेशन शौकत के गोश गुजार कर उसने पानी का गिलास लबों से लगाया। इससे थोड़ा सब्र रखने का बोलो, अभी हमें यहाँ अपने थोड़े कदम जमाने दो, फिर कोई प्लान पर अमल करेंगे। अभी तो मैं जरा अपने चहेते बेटे पर तवज्जो दे लूं, जो अपने बाप को जेल भेजकर मेरे ही पैसों पर बिजनेस खड़ा करके हर तरफ से पुरसकून होकर खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने में मगन है। सही कह रहे हैं आप डैड। तो फिर क्यों ना शुरुआत आपके पोते चांद से की जाए? अनवर ने अपनी राय का इजहार किया। नेकी और पूछ शौकत ने बदले में मक्कारी से जवाब दिया। सर एक मिनट, इस फाइल पर नजरसानी कर लें प्लीज, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। हाँ ठीक है, आप ऑफिस में आ जाए, मैं देख लेता हूँ ये फाइल। आंखों पर ग्लासेस लगाकर चांद ने अपने कदम आगे बढ़ाए। नो सर प्लीज, इट्स अर्जेंट, प्लीज सर प्लीज, यही चेक कर लें। चांद ने एक नजर उसके इल्तिजाइया लहजे पर गौर किया और फिर ठंडी सांस भरकर चलते रोड को देखा। लाओ दो मुझे ये फाइल। सर थोड़ा इस तरफ आ जाएं। रऊफ ने उसे रोड की दूसरी तरफ आने का इशारा किया। कुछ देर बाद उसने एक नजर चांद को फाइल में मगन देखा और एक तिरछी नजर इन दोनों से कुछ फासले पर खड़े ट्रक पर डाली। नामहसूस तरीके से हाथ की उंगलियों को चांद की तरफ आने का इशारा करके वो खुद भी चांद की तरफ मतवज्जे हुआ। ट्रक वाला भी शायद उसके इशारे का मुंतजिर था। जैसे ही ट्रक की रफ्तार बढ़ी, रऊफ के माथे पर हल्का हल्का पसीना आना शुरू हो गया। रऊफ, ये क्या दिखा रहे हो तुम मुझे? इसमें क्या खास है जिसके लिए तुमने मुझे सड़क के बीचों बीच रोक लिया? 2 महीने पुराने कॉन्टैक्ट की फाइल देखकर चांद का गुस्सा ऊद आया। सॉरी सर, मुझे लगता है वो फाइल गाड़ी में ही छूट गई। आप बस 1 मिनट यहाँ इंतजार करें, मैं अभी वो फाइल लाया। हाथ की पुश्त से पसीना साफ करके वो हड़बड़ी में बिना चांद के हाथ से फाइल लिए उस जगह से तीर की तेजी से हट गया, जबकि उसकी लापरवाही पर चांद एक बार फिर झुंझला उठा। ये क्या बदतमीजी है रऊफ? ये फाइल कौन? इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, नजर सामने से आते तेज रफ्तार ट्रक पर पड़ी, जिसकी मंजिल शायद उसे ही कुचलना था। उसके और उसकी मौत के दरमियान शायद ही चंद सेकंड्स का फासला रह गया था।
एक पल के लिए मौत को अपने इतना करीब देखकर चांद को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, मगर ऐन वक्त पर किसी ने फरिश्ते की तरह आकर उसका बाजू पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। शौक की कैफियत में उसकी नजर जैसे ही खुद को बचाने वाले पर पड़ी, मारे हैरत की आंखें फटी की फटी रह गईं। कभी सोचा नहीं था ये नाजुक सी लड़की उसकी जिंदगी पर इतना बड़ा कर्ज चढ़ा देगी। 2 टके के मैनेजर, अभी तुम्हारी जिंदगी आधे टके की नहीं रहती। ऐसे काम करते ही क्यों हो जो खुदकुशी की नौबत आ जाए? और हाँ, अगर मरने का इतना शौक चढ़ा है तो हमारे ऑफिस के सामने ही क्यों? तुम कहीं और भी जाकर भी अपना ये मशगला पूरा कर सकते हो। गुस्से से लाल बबू का चेहरा और आंखों से टपकते शरारे, बार बार हिलते गुलाबी होंठ, इन सब के सिवा चांद को ना कुछ नजर आ रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। अब बोलते क्यों नहीं? चांद को एक ही पोजीशन में स्टैचू बना देख वो झुंझला उठी, मगर फिर अचानक जहन में होने वाले जमाके पर सहमी सहमी नजरों से उसकी तरफ देखा। पक्का ये दिल ही दिल में कोई जंतर मंतर पड़ रहा है। ओ खुदा, मैं तो अपने ग्लासेस भी गाड़ी में भूल आई। मिशी बेटा, भाग ले यहाँ से, इससे पहले कि ये अपना मंत्र तुझ पर फूंके, इससे पहले को वो वहां से भागती। अपनी कलाई पर उसकी मजबूत गिरफ्त महसूस करके उसने थूक निकला, मगर आगे का अमल उसके लिए सबसे ज्यादा हैरानकुन था। जब चांद ने खींचकर उसके नाजुक वजूद को अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में लेकर खुद में भींचा। थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। अपने कानों में हुई मध्यम सी सरगोशी पर उसकी सांसें भी कुछ पल के लिए मध्यम हो गई। कल जब वो खामोशी से उसकी बात मान गई तो चांद के दिल में एक उम्मीद जाग गई। मिशी को खुद में मजबूती से भींचे आज वो अपने जज्बात का इजहार करना चाहता था, मगर उसके नाजुक वजूद का नरम गरम लम्स पाते ही दिल बेईमान बहक उठा। इन्हीं लम्हों के जेरे असर उसने मिशी के बालों में अपना सर छुपाया। तभी उसने सुलगते जज्बात और दहकते लबों से मिशी की शहरक को छुआ। उसी वक्त किसी ने यह लम्हा अपने मोबाइल में कई तस्वीरों में कैद कर लिया। 1 बार 2 बार, इससे पहले कि उसके तिश्ना लब तीसरी बार ये गुस्ताखी करते। मिशी ने एक झटके से उसके मजबूत हिसार से अपना आप छुड़वाया। लम्हों के 1000वें हिस्से में एक जन्नाटेदार थप्पड़ चांद के चेहरे की जीनत बन चुका था। गुस्से की शिद्दत से लब फड़फड़ा रहे थे, तभी उससे कुछ बोला नहीं गया। गुस्से से ज्यादा शायद इस वक्त वो सदमे में थी। तभी आंखों में आंसू लिए तेजी में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मिशी, मिशी रुक जाओ, आई एम सॉरी, मैं बहक गया था, मुझसे गलती हो गई, मगर मैं कसम खाकर कहता हूँ मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अपनी सफाई पेश करते हुए वो उसके पीछे भागा, मगर इससे पहले वो जन से गाड़ी भगा ले जा चुकी थी और दूर खड़ी नीलम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बिखर गई। अब मजा आएगा मिशेल डार्लिंग, तुमने मेरी पार्टी बर्बाद की थी, मैं तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। पछताओगी इस दिन को जब तुमने नीलम से टकराने की जुर्रत की। जब तुम्हारी माँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो तुम किस खेत की मूली हो। अंदाज फातिहाना और लहजा गरूर से पुर था। डैड, डैड, हाउ डेयर यू। अमल ने आते ही अपना बैग फेंक कर सोफे पर दे मारा। ये क्या बदतमीजी है अमल। अनवर गुस्से से धाड़ा। ये तो आप बताएं डैड, क्या था वो सब? इस वक्त की अमल और जो अमल मिशी के साथ होती थी, इसमें और इस अमल में जमीन आसमान का फर्क था। तमीज से बात करो अमल, तुम अपने बाप के सामने खड़ी हो इस वक्त। अनवर भी कहाँ ये बदतमीजी बर्दाश्त करने वाला था, सो बिना लगी लिपटी रखे एकदम उसे झाड़ कर रख दिया। आज मैं अपनी सारी तमीज भूल गई हूँ डैड, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। अमल की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो गई थी। आवाज नीचे। और बताओ क्या मसला हो गया है? ये आप पूछ रहे हैं डैड? मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। आपने आज तो चांद को मारने का सोचकर गलती कर दी, मगर आइंदा ये गलती आप गलती से भी मत करना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अपनी ही बेटी के मुंह से अपने दुश्मन के लिए हमदर्दी और अपने लिए आंखों से निकलती चिंगारियां देख एक पल के लिए उसे हैरत हुई। खामोश। शौकत की गरजदार आवाज पर कुछ लम्हों के लिए माहौल पर सकूत छा गया। अमल बेटा, आराम से बताओ, आखिर मसला क्या है? हमने तुम्हें मिशी की खास दोस्त बनाकर वहां भेजा हुआ है, तो फिर ये सब तुम क्या बोल रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि वो हमारे दुश्मन का बेटा है। अनवर के मुकाबले शौकत ने मसलहत से काम लिया। दादाजी, वो हमारे दुश्मन का बेटा है, दुश्मन नहीं। और अब तो आप लोग उसे गलती से भी नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचना।
क्योंकि वो अब आपकी पोती की पसंद है। और आप दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है उसे हर हाल में मेरा होना होता है। दोनों को शशदर छोड़कर वो खुद तन फन करती आगे बढ़ गई। जितनी रकम मैंने तुम लोगों को दी है, इसका सही सही हक अदा करते हुए तुम सबको अपना काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। ओके बॉस, हम अपना काम जल्द से जल्द अंजाम देने की कोशिश करेंगे, और अगर आप हमें ये रकम ना भी देते तब भी हम इस लड़की को आप तक पहुंचाते। उस लड़की की वजह से हमारे 3 साथी अभी तक गायब हैं। उन सबका लीडर शायद ज्यादा ही गुस्से में था। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना, तुम सब ने उस लड़की पर सिर्फ तब ही हमला करना है जब वो बिल्कुल तन्हे तन्हा हो, वरना अपने बाकी 3 साथियों की तरह तुम सब भी गायब हो जाओगे। एक और बात, उसे लड़की समझकर कम आंकने की गलती मत करना। इसीलिए सब एक साथ हमला करना है और उसे बिल्कुल भी कोई होशियारी करने का मौका नहीं देना। इस बार कुछ भी करके तुम लोगों ने उस लड़की को मुझ तक पहुंचाना ही है। पैसों से भरा सूटकेस टेबल पर रखकर और हमने अपने सामने बैठे आदमी से डील पक्की की। मैडम जी, आप इतनी सुबह सुबह मुझे इस पार्क में क्यों लाई हैं? मुस्तफा के अहम काना सवाल पर रूप ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। क्या तुम्हें तुम्हारे बड़ों ने यह भी नहीं बताया सुबह सुबह ने हार मुंह कोई क्यों पार्क जाता है? जी मैडम, बिल्कुल पता है। सुबह सुबह हम ताज़ा हवा खाने, परिंदों की चहचहाहट सुनने जाते हैं पार्क। अपनी तवक्को के बरक्स जवाब सुनकर उसने सब्र का घूंट भरा और उसके अलावा सीने पर हाथ बांधकर वो उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हुई। और बस, उफ, मैं भी आखिर किससे दुरुस्त जवाब की तवक्को कर रही हूँ। सर झटक कर वो एक बार फिर पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। मान लिया कि हम सुबह सुबह यहाँ ताज़ा हवा खाने आते हैं, मगर इससे कहीं ज्यादा यहाँ आने का मकसद चहलकदमी करना, वर्जिश करना और जॉगिंग करना होता है, ताकि हमारा जिस्म खुले, दिमाग पर अच्छा असर पड़े, सुस्ती दूर हो और हम बाकी का सारा दिन एक्टिव रहें। वाह मैडम, आपको कितना कुछ पता है। मुझे तो इनमें से एक भी बात नहीं पता थी। मुस्तफा ने भी भोलेपन की इंतहा कर दी। चलो अब हम जॉगिंग करेंगे, तैयार हो जाओ, मेरे साथ साथ चलना है तुमने। उसे हुक्म देकर रूप ने हाथ में पकड़ी जूस और पानी की बोतल करीबी बेंच पर रखी और आंखों से उसे अपने साथ चलने का इशारा दिया। एक राउंड तो दोनों का ही सुकून से निकल गया। मुस्तफा ने तिरछी नजर से उसकी सिम देखा, जिसका सांस अब थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो गया था। कुछ सोचकर उसने अपने कदम आहिस्ता कर लिए। ओ खुदा! कुछ दूर जाकर जब उसे अपना आप अकेला महसूस हुआ तो मुड़ के देखने पर तवक्को के ऐन मुताबिक मुस्तफा उससे काफी पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उसी की तरफ आ रहा था। कमर पर हाथ रखकर उसने मुस्तफा की तरफ कहर बरसाती नजरों से देखा। अबे लेट लतीफ, कुछ तो अपने कद की शर्म खाओ, बजाय इसके कि तुम मुझसे आगे निकलो। तुम तो निकम्मों की तरह पीछे घिसट रहे हो। अपने बराबर आते ही उसने मुस्तफा को टेढ़े हाथों लिया। वो मैडम, ये मेरा पहली बार है ना, इसी वजह से हामते हुए सिफाई दी गई। मगर सामने भी रूप थी, घोड़े जैसा कद लेकर चूजों जैसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम आगे दौड़ो और खबरदार जो तुम मुझसे पीछे रहे। उंगली उठाकर उसने खतरनाक तेवर लिए मुस्तफा को वार्न किया। मुस्कुराहट दबाकर उसने आगे दौड़ना शुरू किया, मगर अब लबों पर मुस्कुराहट यकसा मौजूद थी। रूप की ये छोटी छोटी चीजें उसे बहुत अच्छी लग रही थी। दिल में सुकून था कि वो उसके करीब है और उसकी तवज्जो का मरकज सिर्फ उसकी जात है। बहुत जल्द वो उसे अपने करीब से करीब तर कर लेगा। उसकी सोचों पर और दिल की दुनिया पर भी सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा शाह राज करेगा। रुको रुको! पीछे से उसकी आवाज मुसलसल गूंजती आवाज पर उसने अपने आगे बढ़ते कदम रोके, लबों पर फैली मुस्कुराहट को पसे पर्दा डाला। सोचों के भंवर में शायद कुछ ज्यादा ही आगे निकल आया था। तभी रूप का खफगी से भरपूर चेहरा देखने को मिल रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मैडम से आगे निकलते हुए? फूले चेहरे के साथ उसका लहजा भी खफगी लिए था। वो मैडम जी, आपने ही बोला था कि आगे चलो। हाँ तो चलने का बोला था, भागने का नहीं। बेंच पर बैठकर उसने पानी की बोतल से पानी मुंह में उंडेला। हाँ, मैं भी बहुत थक गया मैडम, बस अब घर चलते हैं। मुस्तफा ने भी उसके बराबर बैठकर माथे से पसीना साफ किया। अरे ऐसे कैसे? आज तुम्हारा पहला दिन है, जाओ और 10 चक्कर लगा कर आओ। मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे सारे राउंड गिनूंगी।
शाने बेनियाजी से उसने हुक्म सादर किया, मगर मैडम आज तो मेरा पहला दिन है, तो आप मुझे 10 राउंड लगाकर दिखाएं, फिर मैं कल आपको 10 चक्कर लगाकर दिखाऊंगा। एक बार फिर तवक्को के बरक्स जवाब सुनकर पानी का घोंट उसके गले में अटक गया, जिसे बहुत मुश्किल में उसने गले से नीचे उतारा। ओ हेलो, प्रैक्टिस की जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है, इसीलिए तुम अभी से ट्राई करो। और वैसे भी इस ग्राउंड के राउंड लगाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। उसके बाकी बहानों से तो मुस्तफ़ा महजूज हुआ, मगर आखिरी बात पर उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। नौटंकी है पूरी। मुस्कुराकर सर झटकते हुए उसने 10 राउंड लगाने के लिए कमर कस ली। आखिरकार उसकी मैडम का हुक्म सर आंखों पर जो था।